नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने लुटियंस जमात और खान मार्केट गैंग कहकर विपक्ष पर कसा जोरदार तंज, तो वहीं 3 दिवसीय दौरे पर हुए गुजरात रवाना। दिल्ली में प्रदूषण रोकने के लिए बीजेपी सरकार का बड़ा फैसला। 15 साल पुराने वाहनों को अब नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल, तो वहीं दिल्ली में फर्जी राशन कार्ड की भी होगी जांच। बिहार में चुनाव से पहले हलचल तेज, नीतीश कुमार के नाम पर सस्पेंस। बीजेपी बोली चुनाव बाद तय करेंगे सीएम फेस। ब्रज की होली में मुस्लिमों की एंट्री बैन, महाकुंभ के बाद संतों का नया फरमान। मुसलमानों की दुकानें भी नहीं लगेंगी, फरमान पर भड़क उठा मौलाना गैंग। ऑन कैमरा ही लड़ पड़े ट्रंप और जेलेंस्की। ट्रंप ने जेलेंस्की को लगाई जमकर फटकार, बहस के बाद लिया बड़ा एक्शन। यूक्रेन को दी जाने वाली मदद पर लगाई रोक। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात पीएम मोदी की। पीएम मोदी आज से गुजरात के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे, जहां वो कई कार्यक्रम में शामिल होंगे। सोमनाथ मंदिर जाकर पूजा अर्चना भी करेंगे। तो वहीं आज पीएम मोदी ने कृषि और ग्रामीण समृद्धि विषय पर वेबिनार को संबोधित किया। साथ ही नई दिल्ली के भारत मंडपम एनएक्सटी सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने लुटियन जमात और खान मार्केट गैंग पर कटाक्ष किया। उन्होंने इस गैंग को अंग्रेजों के समय के एक विचित्र कानून की याद भी दिलाई। पीएम मोदी ने इस कानून पर उनकी चुप्पी पर सवाल भी उठाया। पीएम मोदी ने कहा कि मैं लुटियन जमात और खान मार्केट गैंग से हैरान हूं कि वो इतने सालों से चुप हैं। पीएम ने सवाल पूछा कि ये जनहित याचिका के ठेकेदार जो हर बार अदालतों के चक्कर लगाते हैं, वो उस समय स्वतंत्रता के बारे में क्यों चिंतित नहीं थे। ये लुटियंस जमात और खान मार्केट गैंग किसे कह रहे हैं पीएम मोदी? देखिए, बहुत दिनों के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने इन लोगों को याद किया जो लोग जब से प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे तब से उनके पीछे पड़े थे। और आज बड़ा सूद समेत कई सारी चीज़ों को लेकर के उन्होंने कहा कि भाई पहले ज़माने में कोई आदमी बांस काट देता था तो उसको जेल हो जाती थी। इस तरह की कई सारी चीज़ें बताई। ये वो बता रहे हैं कि आप देखिए कि मीडिया का एक बहुत बड़ा सेक्शन, जिसका मीडिया में अब तक वर्चस्व होता था, वो जनता के हितों में पत्रकारिता नहीं करते थे। वो माल खा के एजेंडा को चलाने का काम करते थे। प्रधानमंत्री मोदी ये सारी बातें इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी हवा में तो कोई बात करते नहीं है। जरूर कोई बात है इसके पीछे। मैसेज क्या है? इस लुटियन गैंग को, ये खान मार्केट गैंग को प्रधानमंत्री मोदी की आज पहली चेतावनी है। क्योंकि ये जो अमेरिकन फंडिंग बंद हो रही है, तो हिंदुस्तान में भी तो जांच ऑलरेडी शुरू हो चुका है। ये तो पता करना पड़ेगा कि डीप स्टेट के साथ मिलके कौन कौन से पत्रकार, वो कौन कौन से वकील जो हिंदुस्तान में जनहित के नाम पे एजेंडा चलाते थे, दलाली किया करते थे, इन सब की शामत आने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी यूं ही कोई बात नहीं कहते। जब कोई बात कहते हैं तो आप यकीन मानिए कि पीछे कोई एक्शन वो होने वाला होगा। इसीलिए ये जो गैंग है, कई सारे लोगों के नाम भी आ गए हैं और समय आ गया है कि इन लोगों का नाम लेकर के समाज में ये बताना कि ये कौन लोग थे जो अब तक पत्रकारिता के नाम पे विदेशी एजेंट्स बनकर हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचा रहे थे। अब बात करते हैं दिल्ली की राजनीति की, जहां बीजेपी की सरकार बनते ही बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। आज दिल्ली में मैराथन मीटिंग्स हुई है, जिसमें कई पहलुओं पर चर्चा की गई और कई बड़े बड़े फैसले लिए गए। बढ़ते प्रदूषण को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने पर्यावरण विभाग, एमसीडी और एनडीएमसी के साथ बैठक करने के बाद कहा कि 15 साल से पुराने वाहनों को 1 अप्रैल से पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। इसके लिए एक
विशेष टीम का गठन किया जाएगा जो ऐसे वाहनों की पहचान करेगी। साथ ही प्रवेश वर्मा ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि केजरीवाल सरकार के दौरान अवैध रूप से बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के लिए फर्जी राशन कार्ड बनाए गए थे, जिसकी अब बीजेपी सरकार गहन जांच करेगी। साथ ही यमुना सफाई को लेकर भी लगातार मंथन चल रहा है, बड़े एक्शन प्लान की तैयारी की जा रही है। पोल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या है, कैसे निपटेगी बीजेपी सरकार? देखिए, प्रदूषण एक बहुत बड़ा मसला था। केजरीवाल ने 10 साल तक कुछ नहीं किया। जब पंजाब में सरकार इसकी नहीं थी तो कहता था भाई पंजाब में जानबूझकर ये बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले, उनकी जो हरियाणा और पंजाब में सरकार है, ये लोग जानबूझ के पराली जलाते हैं ताकि दिल्ली में जो है प्रदूषण हो जाए। जब वहाँ सरकार बन गई तो फिर ये दूसरी चीज़ें कहने लग गया। तो ये जो नकारे लोग होते हैं वो एक्शन नहीं लेते, काम करने वाले लोग एक्शन लेते हैं। अभी एक सप्ताह भी नहीं बीता, नई कैबिनेट की बड़ा फैसला हुआ है कि 15 साल पुरानी वाहनों को अब पेट्रोल नहीं मिलेगा। 10 साल पुरानी डीजल वाहनें जो हैं उसको बिल्कुल जब्त किया जाएगा। प्लस ये कोई लंबी घोषणा नहीं हो रही, ये कहा गया है 31 मार्च तक तमाम सॉफ्टवेयर और गैजेट्स हर पेट्रोल पंप पे मौजूद होगा, जिसके जरिए जो 15 साल पुरानी गाड़ियां हैं उसको चिन्हित किया जाएगा और इसे लागू किया जाएगा। बड़ा फैसला एक और आया है आज कि ये जो आम आदमी पार्टी चटपट कर रही थी कि कब लागू होगा 2500, कब लागू होगा 2500, तो आज उसकी भी घोषणा हो गई। दिल्ली सरकार ने कहा है कि जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि 8 मार्च को महिलाओं के खाते में पैसे दिए जाएंगे, तो उसकी शुरुआत भी हो गई। आज सवेरे से ही कई इलाकों में बाकायदा रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है, फॉर्म्स बंट रहे हैं। ये काम बहुत जल्द पूरा किया जाएगा और 8 मार्च को पहली किस्त दिल्ली की महिलाओं को दिया जाएगा। और तीसरा जो ज़्यादा बड़ा सवाल है कि जो रोहिंग्या, ये बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाने का काम कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी ने किया। करीब 10 लाख के तरह इस तरह के लोग हैं जो हिंदुस्तान के नागरिक नहीं हैं, लेकिन उनके पास राशन कार्ड है, उनके पास वोटर आई कार्ड है, उनके पास तरह तरह के और भी आधार कार्ड कुछ लोगों ने बना लिया है। इस सब की जांच होगी। कल ही हमने कहा था कि गृह मंत्री अमित शाह के साथ जो बैठक हुई उसमें जो सबसे प्रोमिनेंट फैसला लिया गया कि दिल्ली से उखाड़ फेंकना है, बाहर भगाना है इन बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों को, तो ये आज फिर से इसके बारे में जो फैसला वो सार्वजनिक हुआ है। जी, अब बात करते हैं बिहार की राजनीति की। जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक सरगर्मियां भी बढ़ती जा रही हैं। दरअसल इन दिनों बिहार एनडीए में मुख्यमंत्री के चेहरे पर काफी बयानबाजी हो रही है। 2025 में एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इसको लेकर अलग अलग नेता अलग अलग बयानबाजी कर रहे हैं। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने इस बात में और हवा दे दी जब उन्होंने ये कहा कि 2025 विधानसभा का चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। लेकिन अगले ही पल उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव के बाद ये तय किया जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। जब उनसे पूछा गया कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, तो उन्होंने साफ कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगी कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा। साथ ही नीतीश कुमार ने हाल ही में जीतन राम मांझी के एक कार्यक्रम में मात्र 15 सेकंड का संबोधन देकर सबको हैरान भी कर दिया है। इस घटना का राज्य की राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। तरह तरह की बातें भी इस भाषण को लेकर कही जा रही है। इतना बिहार में कंफ्यूजन क्यों है सीएम फेस को लेकर, नेतृत्व को लेकर? देखिए, बिहार में चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। हालांकि चुनाव जो निर्धारित है वो सितंबर अक्टूबर में होना है, लेकिन ये भी जानकारी आ रही है कि सरकार वहाँ पहले भी चुनाव करवा सकती है और इसलिए चहलकदमी थोड़ी ज़्यादा हो गई है। ये सारे पैंतरेबाजी हो रही है सीट बंटवारे को लेकर के। नीतीश कुमार चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें उन्हें मिले, लेकिन पिछले बार का परफॉर्मेंस उनका खराब था। भारतीय जनता पार्टी ये चाह रही है कि वो ज़्यादा सीटों पे आए। चिराग पासवान भी हैं। तो अब सवाल बहुत ही सिंपल है। नीतीश कुमार को ये डर लगा हुआ है कि कहीं महाराष्ट्र की तरह ऐसा तो नहीं
कि शिंदे मुख्यमंत्री थे, उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया और भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा सीटें आ गई तो मुख्यमंत्री आखिरी मौके पर बदल दिया गया। ऐसा हो सकता है, राजनीति में कोई किसी का नहीं होता। भाई नीतीश कुमार को जब मन करता है वो चले जाते हैं आरजेडी के साथ, जब मन करता है वो इधर आ जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने ये ठेका लेकर के तो नहीं रखा हुआ है कि नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे। मामला अभी टिकट बंटवारे के ऊपर पैंतरेबाजी की है और इसलिए इस मुद्दे को सामने लाया गया है। अब मौका मिला तो तेजस्वी यादव, लालू यादव की पार्टी वो भी कह रही है कि भाई हमारे दरवाजे खुले हुए हैं, आ जाइए, आप इधर ही आ जाइए, हम लोग इधर मिलकर चुनाव लड़ते हैं। तो अभी आप देखिए कि अगले 2 सप्ताह तक ये बवाल चलता रहेगा, दोनों तरफ से खेल होता रहेगा, बयानबाजी होती रहेगी और जब वरिष्ठ लीडर्स एक बार सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पे बैठ जाएंगे फिर ये लोग सामने अपनी एकता के बारे में बातचीत करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। महाकुंभ में मुस्लिमों की एंट्री बैन के बाद अब ब्रज की होली को लेकर नया फरमान जारी किया गया है। मथुरा के संतों ने होली पर ब्रज में मुस्लिमों की एंट्री बैन करने का फरमान सुनाया है। संतों का कहना है कि सनातन के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। ब्रज की होली में मुस्लिमों का क्या काम। इतना ही नहीं, संतों ने ब्रज में मुस्लिमों की दुकान पर भी रोक लगाने की मांग की है। उनका कहना है कि जब हम मक्का मदीना नहीं जाते तो इनका हमारी होली में ब्रज में क्या काम है। हालांकि इस फैसले से कई मौलाना भड़क भी उठे हैं। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा है कि यह फैसला गैर संवैधानिक है। इस तरह के फैसले देश को आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर करते हैं। अब ब्रज की होली में भी मुसलमानों की एंट्री की बात कही जा रही है, सही है या गलत है? देखिए, सबसे पहले मौलाना साहब जो बात उठा रहे हैं कि गैर संवैधानिक है, तो संविधान में कहाँ लिखा हुआ है कि हिंदू के त्यौहार में मुसलमानों को जाना चाहिए? कानून आप अपने हिसाब से चलाओगे। हाँ, अब हिंदू मुस्लिम एकता की बात है तो मौलाना साहब को ये पॉलिटिकल बयान देने के बजाय ये कहना चाहिए कि अच्छा ठीक है, आप ये कहते हो हम होली खेलने आएंगे, ये तमाम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मौलवी मौलाना है वो होली खेलें, उनका स्वागत किया जाएगा। भाई अगर आपको इतनी चिंता है देश में गंगा जमनी तहजीब की, तो आप आइए सार्वजनिक रूप से होली क्यों नहीं खेलते? आप होली खेलोगे नहीं, आप पॉलिटिकल विवाद बना करके तमाशा करोगे। यह कहां का कुतर्क है? आपको होली खेलना नहीं क्योंकि गैर इस्लामी है, लेकिन होली में जाना जरूरी है। भाई आप कोई बात कहते हो उसका कुछ सिर पैर तो होगा। पर्व त्योहार है, जिस तरीके से भाई कोई मौलवी मौलाना आकर के बोलता है, जब उस तरह के खान पान में थूक फेंकने की बात होती है या अलग अलग तरह की जो खबरें आती है उस पर ये मौलाना तो कभी कुछ नहीं बोलते। भाई हिंदू पर्व त्योहार में आपको घुसने की इतनी बेचैनी क्यों है? होली आपको खेलना नहीं है, अगर होली खेलना है, आस्था है, तो आप आइए, आपका स्वागत होना चाहिए। तो ये जो साधु संतों की तरफ से जो डिमांड किया गया है वो बिल्कुल सही है। सही इसलिए है कि समाज, अगर आप, भाई ताली दोनों हाथ से बजती है। एक तरफ आप जिहाद करोगे, एक तरफ आप थूक फेंकोगे खाने के सामानों के ऊपर, हर जगह जो है आप अपनी इस्लामी शिनाख्त को लेकर के आप बार बार चोट करोगे और ये भी कहोगे कि भाई हम जबरदस्ती घुसेंगे। भाई कल को हिंदू तो नहीं कहता कि भाई ईद में हम भी जाएंगे मस्जिद के अंदर घुसेंगे। भाई वो आपका त्यौहार है, आप मनाओ, आपको इधर आने की बेचैनी क्यों है? तो ये देखिए, ये सब फ्रॉड लोग हैं, ये राजनीतिक बयान देकर के ये तमाशा करने की कोशिश करते हैं। भाई आपका पर्व है, आप मनाओ, जिसका जो पर्व है वो मनाएगा, और अगर वो अपने पर्व त्योहार को अपने हिसाब से बनाना चाहते हैं तो ये मौलवी मौलाना कौन होते हैं बीच में जो है खलल डालने के लिए? जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच वाशिंगटन डीसी में मुलाकात हुई, पर यह मुलाकात तीखी बहस में बदल गई। जेलेंस्की ने कहा कि अमेरिका की जो भी योजना है इससे पुतिन पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता। उनके इस बयान के बाद ट्रंप भड़क उठे। ट्रंप ने जेलेंस्की पर सवाल उठाते हुए कहा कि आपका रवैया समझौता करने वाला नहीं है, यूक्रेन को रूस के साथ युद्ध में जीत नहीं मिल सकती है।
बात बढ़ती चली गई, बवाल भी बढ़ता चला गया। कैमरे के सामने चलती रही बहस के बीच ही जेलेंस्की ने अमेरिका के साथ महत्वपूर्ण खनिज समझौते पर हस्ताक्षर किए बिना अचानक व्हाइट हाउस छोड़ गए। हालांकि इस बहस का खामियाजा यूक्रेन को भुगतना पड़ रहा है। अमेरिकी अधिकारियों ने यूक्रेन को दी जाने वाली मदद में धोखाधड़ी की जांच तेज करने का फैसला लिया है। साथ ही हर तरह की मदद पर तत्काल रोक लगा दी गई है। ये नोकझोंक काफी चर्चा में बनी हुई है, लेकिन क्या जेलेंस्की बहुत बड़ी गलती कर गए हैं? बहुत बड़ी गलती कर गए। बिना अमेरिका की मदद के आप 5 दिन नहीं टिक पाओगे पुतिन के सामने। और अक्लमंद आदमी ये होता है जो समय के हिसाब से अपने आप को बदल लेता है, लेकिन ये राजनेता थोड़ी है, ये तो कॉमेडियन है। भाई आप देखिए, कॉमेडियन को आप राष्ट्रपति बना दोगे तो यही सब होगा। आप लड़ लिए। अमेरिका ने आपको सरवाइव करने के लिए $350 बिलियन हथियार दिए, पैसे दिए, हर तरह का मदद पहुंचाया। आप उसके राष्ट्रपति से ही आप बहस करने लग जाओगे। वो तो उसी समय समझ में आ गया था कि जेलेंस्की के साथ जो अधिकारी डिप्लोमेट्स यूक्रेन की तरफ से गए थे, ये बहस शुरू हुआ और सब लोगों ने सर पीटने लगे। सब माथा पीट रहे थे कि भाई ये क्या कर दिया इस जोकर ने। आप मदद लेने गए हो, वहां आप हेकड़ी दिखाओगे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने सही कह दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने एक सबसे पते की बात कही कि तुम राष्ट्रपति बने रहना चाहते हो, इस चक्कर में तुमने यूक्रेन को बर्बाद कर दिया। तुमने ऐसा माहौल बना दिया कि लाखों लोगों की जिंदगी वो खतरे में आ गई। और अब तुम इस तरह का कुचक्र रच रहे हो जिससे वर्ल्ड वॉर 3 का खतरा मंडरा रहा है। तो ये तो हम होने नहीं देंगे, ये नहीं होगा। अब पैसे बंद। अब देखते हैं कौन नाटो देश, कौन यूरोपियन कंट्री उनकी मदद के लिए खड़ा होता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि मैं इस युद्ध को रुकवाऊंगा, लेकिन इतनी जल्दी ये बात हो जाएगी, ये जेलेंस्की के शॉर्ट टेम्पर्ड होने की वजह से हुआ, उसके बर्ताव से हुआ। इसीलिए ये बार बार कहा जाता है जब हम अपने नेताओं को चुनते हैं तो जरा ठोक बजा करके चुनना चाहिए। इस तरह के जोकर को अगर आप अपने सिर पर बिठाओगे तो यही हाल होता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।